गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों आज से एक ये भी अनुरोध है आपको कि अपना रिएक्शन अवश्य दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों आपने किस लिए डिसलाइक किया है वो अवश्य बताइएगा। पाई मानक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों पाई मानक दिवस हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 जुलाई को मनाया जाता है। और पाई का मान होता है 22/7 और दूसरा मान होता है 3.14। अब देखिए एक प्रश्न सीधे बनता है कि जो पाई का मान है वो एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप अपरिमेय संख्या के आगे टिक लगा दीजिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि जो पाई का मान होता है वो किसका अनुपात होता है? दोस्तों ये अनुपात होता है जो वृत्त की परिधि हो गई उसका और जो वृत्त का व्यास होता है उन दोनों का अनुपात क्या होता है? तो पाई का मान। आप इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। अब देखिए 22 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? तो वर्ल्ड मैंगो डे यानी कि विश्व आम दिवस के रूप में 22 जुलाई को भी मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और केरल की कन्नूर जिले के कर्णपुरम को दोस्तों स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया के रूप में घोषित किया गया है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। और उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिएगा। ओके, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ, जिसके दायरे में किन कंपनियों को लाया गया है? दोस्तों ये कंपनियां ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में लेकर आया गया है। अब देखिए इससे पहले भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू था, जिसके अंडर में जिसके दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां नहीं आती थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी जानकारी दी भारत के परिणाम के केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं रामविलास पासवान। उन्होंने इसकी जानकारी दी है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना। अब देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसके अंडर में क्या आता है दोस्तों? इसके अंडर में आता है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई कंपनी कोई मिलावटी या नकली सामान को बनाता है और बेचता है और इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है दोस्तों, तो उसके अंडर में इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों? आप कार्रवाई समझिए कुछ आमतौर पर। अगर दोस्तों कोई उपयोगकर्ता कोई है उसको दोस्तों मामूली नुकसान हो गया, मामले दोस्तों क्षति पहुंच गई उसके प्रोडक्ट से, तो दोस्तों जिस कंपनी का प्रोडक्ट है दोस्तों उसका अगर पहली बार इसका उल्लंघन करते हुए पाई जाती है तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए? तो 2 सालों के लिए। अगर ये दूसरी बार इसका निलंबित करते हुए पाया जाता है दोस्तों तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोई भी उपयोगकर्ता को अगर चोट आ जाती है उस सामान का उपयोग करते समय तो दोस्तों उस उत्पादन निर्माता और विक्रेता को 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों एक स्थिति और बनती है कि ऐसे मामले में अगर जो उपयोग करने वाला व्यक्ति वो घायल हो जाए तो उस स्थिति में निर्माता और विक्रेता या वितरक को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की सजा हो सकती है। अब देखिए दोस्तों एक केस और बनता है कि अगर उपभोक्ता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो कंपनी है उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। दोस्तों जो जेल है उसको आजीवन कारावास के रूप में भी दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में? जो ई कॉमर्स कंपनी है ये कौन कौन से रूल लगाए गए हैं किसके अंतर्गत में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत में दोस्तों। देखिए जो ई कॉमर्स कंपनी है अपने दोस्तों रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र और दोस्तों जो भी उसमें कैशबैक देते हैं उसकी पूरी जानकारी पहले देना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इसके प्रति कोई सा भी समस्या आती है तो समस्या को 48 आवर्स के अंदर में सुनना होगा और 1 महीने के अंदर में मैक्सिमम तौर पर इसको सोल्व कर देना होगा। इसके अंडर में दोस्तों रखा गया है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन से बन गए हैं? तो पहले क्रिकेटर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉम सिबले और ये इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट
खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाकया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरा टेस्ट मैच का चौथे दिन मैच खेला जा रहा था दोस्तों। उस मैच के दौरान इन्होंने बॉलिंग कराने के लिए और गलती से अपने गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग कर लिया, जिसको आईसीसी ने कुछ दिन पहले ही बैन कर दिया था। अब देखिए उसके जगह पर दूसरे दोस्तों केमिकल लाया गया, यानी कि केमिकल का उपयोग करके गेंदों को चमकाया जाएगा। अब ये गलती से इन्होंने करी है, तो ऐसा करने वाले ये वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों प्रतिबंध करने के बाद में। अब देखिए दोस्तों जो टूर्नामेंट हो रहा है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच, ये पहली इंटरनेशनल सीरीज है कोरोना महामारी के फैलने के बाद। आपको ये याद कर लेना है दोस्तों क्रिकेट में, ठीक है। ओके, हम जानेंगे इसके बारे में तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के बारे में। इसका दोस्तों मोटो है अच्छे के लिए क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट फॉर गुड। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अब देखिए दोस्तों इसका जो प्रेजेंट टाइम पर नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों ये कब नाम पड़ा, तो 1989 में दोस्तों ये नाम पड़ा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेजेंट के चेयरमैन है शशांक मनोहर, सीईओ है मनु साहनी। अब देखिए एक प्रश्न यही बनता है कि इसका सबसे पहले क्या नाम था, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका पहला नाम था 1909 से लेकर 1965 तक। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। किस देश का न्यायिक उड्डयन प्राधिकरण रावण की उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। दोस्तों शोध करने वाला ऑप्शन नंबर से, कि श्रीलंका का न्यायिक उड्डयन प्राधिकरण रावण की उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। जिसकी जानकारी दी इसके पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं शशि दांतु, जिन्होंने इसकी जानकारी। दोस्तों अब देखिए ऐसे मान्यता है कि लगभग 5000 साल पुराने जो रावण था उसके पास वो कहीं आने जाने के लिए पुष्पक विमान का उपयोग किया करता था। और दोस्तों हमारी पुरानी कथाओं के अनुसार जो माता सीता है उनका अपहरण करने के लिए रावण ने इसी यानी कि पुष्पक विमान का ही उपयोग किया था। दोस्तों अब देखिए जो उड्डयन मार्ग है दोस्तों उसका अगर हम शोध करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको सीखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रावण था दोस्तों एक राजा होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हुआ करता था दोस्तों, ठीक। और उस समय ऐसी तकनीक होना बहुत बड़ी बात है, और उसका दोस्तों पता लग जाना इस समय में वो भी बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों ऐसा कहा है किसने, तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की तरफ से ऐसा कहा गया, और जिसके लिए इस पहल को शुरू किया गया। दोस्तों अब देखिए किसने शुरू किया, तो श्रीलंका में इसको शुरू किया गया है। तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो श्रीलंका है इसको राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धनापुरे कोटे। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, और मुद्रा चलती है श्रीलंका रुपया। दोस्तों देखिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं दोस्तों ये सगे भाई हैं, और इससे पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे श्रीलंका के वो कौन थे, तो गोटबाया दोस्तों महिंदा राजपक्षे, जो अब क्या बन गए दोस्तों, तो वो बन गए अभी प्रधानमंत्री। ओके, अब हम देखते हैं अगला 5 नंबर के लिए प्रश्न। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन मिला है, जिसे किसने बनाया है। दोस्तों इसको बनाएगा ऑप्शन नंबर सी कि डीआरडीओ की तरफ से इसको बनाएगा, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब देखिए दोस्तों ये ड्रोन है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भारत। इसको बनाया डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ ने किसको सौंप दिया है, तो हमारे भारतीय सेना को सौंप दिया। अब देखिए दोस्तों ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ड्रोन है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दोस्तों जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसकी निगरानी करेगा दोस्तों। और आमतौर पर जो हमारी ठंडियाँ हो जाती हैं और जो काफ़ी लंबे काफ़ी ऊंची इलाके होते हैं वहाँ पे हमारे सैनिक नहीं पहुँच पाते हैं, उसकी निगरानी करने के लिए दोस्तों अब इसकी निगरानी की जाएगी ड्रोन के माध्यम से। और दोस्तों इस ड्रोन में बहुत अच्छे यानी कि अल्ट्रा एचडी कैमरे लगाए गए हैं, किस कारण से दोस्तों, तो निगरानी करने के लिए, और ये वीडियो और फोटो खींचने में भी सक्षम होने वाला। इसका क्या नाम है, तो भारत नाम का दोस्तों ये ड्रोन है। अब देखिए दोस्तों ये भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया, और दोस्तों ये दुनिया का सबसे हल्का और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक ड्रोन है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। और अगर कुछ ठंडा प्रदेश है जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है वहाँ पर भी ये काम कर सकते हो, और अगर कहीं पर अधिक तापमान है, बहुत ज़्यादा तापमान है, वहाँ पर भी ये काम कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया है डीआरडीओ दोस्तों। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी वालों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका दोस्तों स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। इसके पेंडेम के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब देखिए दोस्तों ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। तो रक्षा मंत्री भारत कौन है, तो राजनाथ सिंह, और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है कौन सा, तो लखनऊ इनका संसदीय क्षेत्र है। ओके, अगला प्रश्न
भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर में पैसिफिक नौसैनिक युद्धाभ्यास किया? तो दोस्तों इस युद्धाभ्यास को किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका और भारत के नौसैनिकों के बीच में। कहां पर? तो हिंद महासागर में। अब देखिए जो हिंद महासागर है वो कौन से इलाके में आता है? तो मोटे मोटे तौर पर समझने वाली बात है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों जो एरिया है वो हिंद महासागर में आता है, और जो भारत का दोस्तों जो दक्षिण समुद्री एरिया है वो भी हिंद महासागर का ही दोस्तों एरिया, आपको समझ लेना। अब देखिए भारत की तरफ से दोस्तों कौन कौन से युद्धपोत ने इसमें भाग लिया? तो INS शिवालिक, INS सहाद्री, INS कुमार और INS राणा ने दोस्तों इसमें भाग लिया। ये भारत के युद्धपोत हैं। ओके दोस्तों, आपको इतना याद करना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये युद्धाभ्यास है क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आमतौर पर भारत और चीन के बीच में दोस्तों सीमा विवाद चल रहा है। तो इस बीच में दोस्तों अगर युद्ध छिड़ता है तो कैसे लड़ा जाए हमारे समुद्र के बीच में अमेरिका और भारत मिल करके दोस्तों, तो उसी के लिए ये युद्धाभ्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों कुछ दिन यानी कि दोस्तों 29 जून 2020 को भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के बीच में दोस्तों एक नौसेना अभ्यास हुआ था। इसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका भी नाम था पासिंग एक्सरसाइज। कौन सा? पासिंग एक्सरसाइज दोस्तों, उसका भी नाम था। और दोस्तों ये दूसरी बार इसका आयोजन किया गया किसके बीच में? तो अमेरिका और भारत के बीच में दोस्तों, इसका भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। और उससे पहले देखें दोस्तों जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास भारत और किसी दूसरे देश के बीच में होती है उसके बारे में दोस्तों। क्या नाम है उसका? तो संप्रीति किसके बीच में होता है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में। मैती नाम का युद्धाभ्यास थाईलैंड भारत के बीच में। वरुण, गरुण और शक्ति फ्रांस भारत। धर्मरक्षक नेपाल के साथ। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। खंजर किर्गिस्तान के साथ। और वर्जिन पहाड़, रेड फ्लैग और युद्धाभ्यास ये होता है अमेरिका के साथ दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो अमेरिका के बारे में दोस्तों। जो अमेरिका है उसकी राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC। इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। और मुद्रा चलती है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। किसे करूर वैश्य बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? दोस्तों नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि रमेश बाबू बोर्डी को करूर वैश्य बैंक का MD और CEO बनाया गया। अब देखिए दोस्तों इन्होंने स्थान लिया PR सोहाद्री का। इसका PR सोहाद्री का स्थान लिया दोस्तों, और उन्होंने जनवरी 2020 में निजी कारणों से इस बैंक के MD और CEO पद से दोस्तों इस्तीफा देने का काम किया था। और इसके बाद दोस्तों ये पहली नियुक्ति की गई है किसके लिए? तो MD और CEO के लिए दोस्तों। अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो करूर वैश्य बैंक के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय करूर में। करूर कहाँ पर है? तो करूर है तमिलनाडु में दोस्तों। इसके गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। और इसकी टैगलाइन है इस बैंक की, बैंक का स्मार्ट रास्ता। क्या? बैंक का स्मार्ट रास्ता इसका टैगलाइन है दोस्तों, आपको याद करना होगा। अब देखिए जो अरुण सिंघल जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखें दोस्तों, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। किस पद पर दोस्तों? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की FSSAI के CEO के रूप में दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई। अब देखिए गोविंद राजू चिटला को दोस्तों नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको ये भी याद करना है। और साजिद केबी और PBS सूर्य कुमार को दोस्तों नाबार्ड का उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, आपको ये भी याद कर लेना है। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर से यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का उद्घाटन किया। अब देखिए इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2020-2021 के दौरान लगभग 7.5 लाख परिवारों को इसके तहत में लाभ दिया जाए दोस्तों। अब देखिए लाभ कैसे दिया जाएगा? तो नई रोजगार खोलने के लिए बैंकों से लोन दिया जाएगा इस नवीन रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत में दोस्तों। अब देखिए कौन कौन से काम के लिए दोस्तों? जो आमतौर पर छोटे काम होते हैं जैसे मैकेनिक की दुकान खोलना हो गया, कपड़े धोने की दुकान खोलना हो गया, साइबर कैफे, टेंट हाउस दोस्तों, ऐसे छोटे कामों के लिए इसके तहत में लोन दिया जाएगा बैंकों से दोस्तों। अब देखिए इसके तहत में जो सरकार कह रही है तो लगभग 1,77,491 लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, इससे अपना लाभ उठा सकते हैं, अपने रोजगार चालू
करने के दोस्तों। अब देखिए सेम ऐसी योजना उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन पहले लॉन्च की थी, जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दोस्तों। और इस योजना के तहत में देश का ऐसा पहला राज्य बन गया दोस्तों सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, किसके तहत में, तो मनरेगा के तहत में दोस्तों। अब देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल श्रमिकों के लिए दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया था। कितने से कितने साल तक के व्यक्तियों के लिए, तो 8 से लेकर 18 साल तक के दोस्तों श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों, आपको याद करना होगा। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। इसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल तथा इसकी राज्यसभा की सीटें 31 और लोकसभा की सीटें 80। राज्य कब बना था, तो 24 जनवरी 1950 को राज्य बना था और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आता है दोस्तों। अब देखिए आप इसको याद करने वाली दोस्तों ये भी बात है कि जो इलाहाबाद दोस्तों हाई कोर्ट है उसका कौन से शहर में आता है, तो प्रयागराज शहर में आता है दोस्तों। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका नाम चेंज नहीं किया गया, ठीक है। और इसके बनने में चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश, डांस कथक और खेल दोस्तों फील्ड हॉकी। ओके, अगला प्रश्न, अनासिस 2 किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह है दोस्तों। देश है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण कोरिया का अनासिस 2 ये पहला सैन्य संचार उपग्रह है दोस्तों। ये ऐसा विश्व का 10वां देश बन गया जिसके पास अपना सैन्य संचार उपग्रह है दोस्तों। इसको विकसित किया है अमेरिकी अंतरिक्ष फर्म है स्पेस एक्स, उसने इसको विकसित किया है। और किस रॉकेट से छोड़ा है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ने का काम किया गया दोस्तों। अब देखिए कौन से अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया, तो अमेरिका राज्य का दोस्तों एक फ्लोरिडा जगह पर एयरफोर्स स्टेशन से दोस्तों इसको छोड़ने का काम किया गया। अब देखिए दोस्तों एक हाल ही में चीन ने अपना बायडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को छोड़ने का काम किया हाल ही में दोस्तों, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम जानेंगे आज का कौन सा प्रश्न, तो 10 नंबर का प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अश्विनी कुमार तिवारी दोस्तों। जो उनका कार्यकाल है वो 2 सालों के लिए रहने वाला है और अपना कार्यकाल संभालेंगे 1 अगस्त 2020 से। अब देखिए 1 अगस्त 2020 से क्यों, क्योंकि दोस्तों जो इसके पूर्व में एमडी और सीईओ थे कौन थे, हरदयाल प्रसाद दोस्तों, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर है भी है, वो 21 जुलाई 2020 दोस्तों अपना इस्तीफा दे देंगे और इस कारण ये 1 अगस्त 2020 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। अब देखिए दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक और इसकी हिस्सेदारी है भारत के दोस्तों बैंकों में, भारत के बाजारों में 23% दोस्तों, आपको ये भी याद कर लेना है दोस्तों। अब देखिए जो एसबीआई कार्ड है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता कंपनी है दोस्तों, आपको ये याद कर लेना। अब देखिए जो एसबीआई इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, जो कब से हैं, तो दोस्तों ये 7 अक्टूबर 2017 से हैं और एसबीआई की ये 25वें अध्यक्ष हैं दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों, हमने पूछा था कि सिपरी ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत परमाणु हथियार के मामले में किस स्थान पर है दोस्तों। ये नंबर है भारत का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 नंबर पे। और भारत के पास दोस्तों परमाणु हथियार कितने हैं, तो 160 हैं परमाणु हथियार, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब किसने दिया है, तो दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, प्रीति यादव, सतीश कुशवाहा, सरकारी फार्म, रितेश कुमार और मोहन सिंह। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया है दोस्तों। अब देखिए जब हम पूछेंगे आज का प्रश्न उसका जवाब दोस्तों आपको ऐसा ही कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। क्या है प्रश्न, तो 18 जून को मास्क दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए इससे जुड़े जैसे आपको जितना ही पता होगा आप अवश्य लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपसे दोस्तों अनुरोध है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अब भी जस्ट लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा और अपना का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, सुप्रभात।